हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ऋषिकेश प्रजापति आप सभी छात्रों का अपने इस बी एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और मैं आज आप सभी को क्लास 9th की मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा, जिसमें मैंने एक्सरसाइज लिया है 1.2। पिछले वीडियोज़ में मैंने एक्सरसाइज 1.1 करवा दी थी और एक्सरसाइज 1.2 के 1, 2, 3 नंबर सवाल करवा दिए थे। अब इस वीडियो में हम सवाल नंबर 4 देखेंगे और आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखना और समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 4 दिया है। देखिए सवाल नंबर 4 जो दिया है, ये दिया है कक्षा के क्रियाकलाप वर्गमूल सर्पिल की रचना। कागज की एक बड़ी शीट लीजिए और दी गई विधि से वर्गमूल सर्पिल की रचना कीजिए। सबसे पहले एक बिंदु O लीजिए और एकक लंबाई का रेखाखंड OP खींचिए। एकक लंबाई वाले OP1 पर लंब रेखाखंड P1 P2 खींचिए। देखिए संलग्न आकृति में सामने आकृति बनी हुई है, उसके आधार पर हमको खींचना है। अब OP2 पर लंब रेखाखंड P2 P3 खींचिए। तब OP3 पर लंब रेखाखंड P3 P4 खींचिए। यानी कि हमको करना यहाँ पर क्या है कि जो हमारा वर्गमूल सर्पिल का चिन्ह बनाना, जैसे √2, √3, √4, √5, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक सर्पिल का निर्माण करना है। और वो सर्पिल जो है हमको एक कागज की शीट पर बना के दिखाना। कागज की शीट का मतलब कागज के पेज पर, सादे पेज पर ही बनाना है। तो उसके लिए हमने पिछले सवालों में आपको पढ़ाया था कि संख्या रेखा पर √2, √3, √5, √4, √6 इस तरह की संख्याओं को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, उनको कैसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जाता है। पिछले सवालों में आप लोगों ने ये सीखा है। अब उसी सवाल के आधार पर एक साथ कई सारे वर्गमूल वाली संख्याएं, कह सकते हैं अपरिमेय संख्याओं को एक सर्पिलाकार रूप में कैसे रखा जा सकता है, प्रदर्शित किया जा सकता है। तो उसके लिए ये सवाल हम लोग करेंगे। तो देखिए हमने सीखा था कि √2 पर संख्या रेखा पर √2, देखिए ये मान लेते हैं कोई संख्या रेखा है, ये कोई क्या है, संख्या रेखा है। ये 1 यूनिट की है। यहां से यहां तक यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक यूनिट कितना है, 1 यूनिट है। अब इसको मान लेते हैं O बिंदु और इसको मान लेते हैं P बिंदु। इसको मान लेते हैं O बिंदु, इसको मान लेते हैं P बिंदु। अब यहां पर देखिए 1 यूनिट का ये है, तो 1 यूनिट की इधर भी हम लाइन ड्रा करते हैं। 1 यूनिट का लाइन इधर ड्रा करते हैं। ये बिंदु हमारा क्या होगा, P1 बिंदु होगा। ये P बिंदु, तो ये वाला बिंदु कितना, P1 बिंदु, इसको नाम दे देते हैं। अब हमने सिखाया था कि ये एक यूनिट इधर का, 1 यूनिट इधर का, और जब इनके कर्ण को हम आपस में मिलाते हैं तो ये क्या बनता है, √2 यूनिट बनता है। क्या बनता है, √2 यूनिट बनता है। और हमने सिखाया था कि आगे इस तरह से अगर इसको डिनोट कर दें तो यहां से एक चाप लगाते हैं। वही चाप जो आता है वो किसको डिनोट करता है, और यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाती थी, √2। पिछले सवाल में मैंने ये सिखाया आप लोगों को कि इसको क्या बोलते हैं, ये दूरी कितनी होगी, √2 होगी। अब तो यहां पर हमने √2 को देख लिया। अब √3 कहां पर रिप्रेजेंट इसमें किया जा सकता है, तो उसके लिए हम देखते हैं, बात करें तो ये जो P से P1 लाइन गई है, इसको हम आगे की ओर ऐसे ड्रा कर सकते हैं ना। ये जो P लाइन गई है इसको हम आगे ऐसे डैश डैश लाइन से ड्रा कर सकते हैं।
डैश डैश लाइन से ड्रा कर सकते हैं। अब देखिए ये लाइन P1 जो है ये निकल गई सीधे। अब इस P1 लाइन पर एक कोई P2 बिंदु से हम इस पर लंब रेखाखंड खींचेंगे। लंब का मतलब होता है 90 डिग्री, यानी कि अगर कोई एक लाइन है तो उसके सीधो सीध यानी उस पर एकदम सीधा रेखाखंड खींचा जाए जिसके दोनों तरफ 90 डिग्री के कोण बने। इधर भी 90 डिग्री का और इस साइड भी 90 डिग्री का। आप लोगों ने 8th में या 7th में पढ़ा होगा कि 90 डिग्री का कोण जो होता है दो लंब रेखाओं के बीच बनता है और 180 डिग्री का कोण एक सीधी रेखा पर बनता है। तो यहां पर हमने क्या P से P1 लाइन ड्रा कर ली। अब एक बिंदु हम क्या लेते हैं, एक बिंदु P2 लेते हैं। P2 लेते हैं, P2 से इस P1 पर लंब रेखाखंड खींचना है। क्या खींचना है? लंब रेखाखंड। तो लंब रेखाखंड जो होगा इस P2 बिंदु पर खींचना है, तो ये लंब रेखाखंड होगा। यहां पर क्या होगा? ये जो होगा तुम्हारा लंब रेखाखंड होगा। ये 90 डिग्री का कोण यहां पर बनेगा और ये जो बिंदु होगा ये क्या होगा? P2 होगा। ये कौन सा बिंदु होगा? P2 होगा। और इस P2 को जब हम इस P2 बिंदु को हम जब इससे मिलाएंगे, O से मिलाएंगे, तो OP2 जो होगी हमारी वो क्या हो जाएगी? √3 लाइन हो जाएगी। बात समझ में आ रही? यहां पर ये लाइन क्या हो गई? OP1 √2 हो गई, OP2 क्या हो गई? √3 हो गई। अब अगर इसकी बात करें P1 P2, तो P1 P2 भी तो आगे डैश डैश किया जा सकता है। क्यों? P1 P2 को आगे डैश डैश इस तरह से लिखा जा सकता है। ये इस तरह से P1 P2 को हम आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है। अब क्या करना है? इस OP2 जो P1 P2 जो लाइन गई है इसके P2 बिंदु पर हमको एक क्या करना है? एक लंब खींचना है। हमको क्या करना है? एक लंब खींचना है और वो लंब इस बिंदु पर खींचना है, तो वो इस बिंदु पर लंब P3 से ले लिया जाएगा और P3 से ये इस तरह से लंब होगा। क्या होगा? लंब होगा। लंब का मतलब क्या है कि ये लंब ये इस तरह से लंब हो जाएगा। हाँ, अब देखिए कुछ सही नहीं है। यहां से ये इस तरह से लंब हो जाएगा। अब देखिए ये यहां पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। और जो ये यहां से लगा के इस लाइन का ये कोण बनेगा, ये अपना इधर 90 का होगा। ये टोटल कितना होगा? 90 डिग्री का कोण होगा। यहां से लंब खींचा जाएगा और इसका नाम क्या दे दिया जाएगा? P3 नाम दे दिया जाएगा। क्या दे दिया जाएगा? P3। अब ये P3 हो गया। P3 से O को मिला देते हैं। ये O बिंदु से मिला देते हैं P3 को, तो ये हमारी लाइन क्या हो गई? √4 को रिप्रेजेंट करेगी। इसको √4 को रिप्रेजेंट करेगी। और अब आगे बात करते हैं P2 P3 को आगे लिखा जा सकता है, डैश डैश आगे ले जाया जा सकता है। इसको आगे ले जाया जा सकता है। तो अब यहां बात करते हैं, इस पर जो है एक लंब खींचना है। हाँ, ये आगे इसको इस तरह से बढ़ाया जा सकता है। इसको इस तरह से बढ़ाया जा सकता है और
इस पर इसको P3 नाम दिया गया था। तो यहां से एक P4 लिया जाएगा, P4 इस पर एक लंब हो जाएगा, P4 इस पर लंब हो जाएगा, हाँ P4 इस पर लंब हो जाएगा, यानी ये इधर 90 डिग्री और ये इधर क्या 90 डिग्री। अब यहां से इसको मिला दिया जाएगा, तो OP4 जो होगा हमारा, ये क्या हो जाएगा, √5 को डिनोट करेगा। बात समझ में आ रही ना? तो इसी तरह से हम क्या करते चले जाएंगे, हर बार लंब रेखाखंड खींचते चले जाएंगे। जो भी लाइन बनेगी, जैसे ये बनी तुम्हारी P से P1, इस पर लंब रेखाखंड खींच दिया गया P2 से, उसके बाद बनी P1 P2, इस पर लंब रेखा खंड खींचा गया P3 से, फिर ये OP3 लाइन बनी, इस पर लंब रेखा खंड खींचा गया P4 से। तो इस तरह से क्या हुआ कि जो हमारा वर्गमूल संख्याएं हमारी थी वो रिप्रेजेंट होती चली जा रही, और ये एक सर्पिलाकार जो है चित्र बनता चला जा रहा है। सर्पिलाकार का मतलब है सर्प के आकार का कह सकते हैं, एक मतलब पूंछ की तरह से। यहाँ पर देखिए इधर का कुछ, देखिए इधर पूंछ की तरह से है, इधर सिकुड़ा हुआ है और इधर फैला हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, सर्पिलाकार। तो इस तरह से सर्पिलाकार चित्र हमारा बनता चला जाता है। तो हम लिखेंगे उपर्युक्त चित्र में वर्गमूल संख्याएं, उपर्युक्त चित्र में वर्गमूल संख्याएं √2, √3, √4, √5 को सर्पिलाकार आकृति में प्रदर्शित किया गया है, बात समझ में आ रही ना? आप लोग लिख लेंगे, ये चित्र बनाएंगे, उसके बाद में लिखेंगे उपर्युक्त चित्र में वर्गमूल संख्याएं √2, √3, √4, √5 को सर्पिलाकार आकृति में प्रदर्शित किया गया है। तो ये हो जाता है हमारा सवाल नंबर 4, जिसमें करना क्या था, हमको वर्गमूल वाली संख्याओं को रिप्रेजेंट करके दिखाना था, एक आकृति बनानी थी, सर्पिलाकार आकृति। तो उम्मीद करता हूं कि ये सवाल समझ में आया होगा। और इसके आगे का लास्ट नंबर सवाल है, लास्ट नंबर जो दिया है तुम्हारा, वो दिया है सिद्ध कीजिए कि 2 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको आप लोग लिख लेंगे, बना लेंगे। और हाँ, अगर आप लोग रचना इसकी लिखना चाहें तो रचना भी लिख सकते हैं कि सर्वप्रथम मैंने O बिंदु लिया, फिर O से P को एक सीधी रेखा में मिलाया, फिर P से P1 एक यूनिट का रेखाखंड OP पर लंब खींचा, फिर O से P1 को मिलाया, अब OP1 जो है √2 को प्रदर्शित करती है। इस तरह से आप पूरी परिभाषा इसकी, यानी कि पूरी रचना लिख सकते हैं, लेकिन वो लिखने में बहुत लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैंने लिखाया नहीं है। आप लोग अपने हिसाब से लिख सकते हैं, जो भी लिखेंगे सही होगा, कुछ गलत नहीं होने वाला है। जितना आपने किया वो आप लिखें, अपनी भाषा में लिखें, चाहे जैसे लिखें, वो सही ही रहेगा, गलत नहीं होने वाला है। तो अगला सवाल हम लोग देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। आप लोग कॉपी पर इसको लिख लेना, बना लेना, इसी तरह से पहले समझ लेना, फिर अपने हिसाब से इसको बनाना। हाँ, अगला सवाल दिया है, सिद्ध कीजिए कि 2 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। सवाल नंबर है 5, सिद्ध कीजिए
सिद्ध कीजिए कि 2 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। हाँ देखिए दिया क्या है, दिया है 2 + √2, ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है। देखिए अपरिमेय संख्या मैंने पिछले वीडियोज में बताया है कि जो √2 में जितनी भी संख्याएं लिखी होती हैं वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं जिनका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है। जैसे √2 की बात करें तो निकाला जाएगा तो अशांत आवर्ती दशमलव के रूप में, अशांत अनावर्ती दशमलव के रूप में निकलेगा। और बात करें √3 की तो वो भी, और √5, √4 लेकिन नहीं, √4 क्या है, उसका वर्गमूल हो जाता है, वो वर्गमूल के बाहर आता है 2 के रूप में, ठीक है। तो ये √3, √5, √7, √11 ये जितनी भी संख्याएं हैं ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन अब यहाँ पर कह रहा है कि 2 + √2 को अपरिमेय दिखाना है। मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि एक परिमेय और दूसरी अपरिमेय संख्याओं का योग सदैव अपरिमेय संख्या होती है ना। तो हम जानते हैं कि एक परिमेय दूसरी अपरिमेय संख्याओं का योग, संख्याओं का योग सदैव अपरिमेय होता है। अपरिमेय संख्या होती है, ये मैंने बताया है। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का योग सदैव अपरिमेय संख्या होती है। अब अपरिमेय होती है तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि यहाँ पर ये परिमेय है और ये अपरिमेय है, इसलिए पूरा सवाल क्या है, अपरिमेय है, और ये सिद्ध हो गया। लेकिन नहीं, ये आप लिख सकते हैं, माना जाएगा, लेकिन हमको यहाँ पर क्या करना है, सीखना है। हमको सीखना ये है कि 2 क्या है, ये परिमेय है, और प्लस √2 को हम क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो 2 का हम भाग विधि से निकालेंगे वर्गमूल। तो 2 को करेंगे तो 1 1, 1 एकम 1, ये कितना हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। यहां से कितना आएगा, 1, यहाँ पर पॉइंट लगाया जाएगा और यहाँ पर डबल जीरो उतारे जाते हैं। आप लोगों ने सीखा होगा स्क्वायर रूट निकालना। अब यहाँ पर 100 है तो कितना लिखेंगे, 4 4 4 जा 16, और 4 2 जा 8, और 1 कैरी हुआ 99। तो यहाँ पर ये ऐड हो के कितने बार गया, 4 बार, ये आ जाएगा तुम्हारा 4, और यहाँ से कितना आएगा, 28 आएगा, और 28 यहाँ पर 2 0 उतरेंगे। अब यहाँ पर कितने से कर दिया जाए, 1 से, 1 बार जाएगा, 1.41। तो इसी तरह से ये कटता चला जाएगा आगे की तरफ, और जो है हमारा ये अशांत अनावर्ती होगा। कैसा होगा, अशांत अनावर्ती। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 + √2 के स्थान पर 1.41 ऐसे करके लिख सकते हैं ना, 1.41। तो 2 + 1.41 इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3.41, ठीक है। आगे भी कुछ रहेगा जो भी आता जाएगा। तो ये क्या है, एक अशांत अनावर्ती संख्या है, लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ 3.41 एक अशांत अनावर्ती
अनावर्ती दशमलव संख्या है, अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या होगी। यह एक अपरिमेय संख्या है। अतः 2 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। एक परिमेय और दूसरी अपरिमेय, दो संख्याओं का ऐड सदैव क्या होता है? अपरिमेय संख्या होती है। तो ये था सवाल नंबर 5। तो ये एक्सरसाइज यहीं पर ओवर होती है। अब नेक्स्ट वीडियोज में हम एक्सरसाइज 1.3 को लगाएंगे और ये सभी वर्क कंप्लीट करके आप लोग ग्रुप में सेंड करेंगे। उम्मीद करता हूं कि हमारे द्वारा बताए गए दोनों सवाल आप सभी को समझ में आए होंगे, और यदि समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक और कमेंट्स जरूर करना। धन्यवाद।